हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीकोड। दिस इज डे 2 ऑफ द गोटेड क्वांट सीरीज, जहां पर हम थियरी सेशंस पे बात कर रहे हैं, वेरी स्पेसिफिकली फॉर आईपी मैट इंदौर, जिप मैट रोहतक इन द रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक थियरी पे पहले डिस्कस कर रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड्स हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि उनका एप्लीकेशन समझ पाए। सो टुडे द टॉपिक इज प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। सो बेटा, वेरी स्पेसिफिकली कल हमने रेशियोज पे बात किया था। एक क्वेश्चन था जो कि मैंने एज एन होमवर्क बोल लो या आप लोगों को करने के लिए दिया था, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आंसर्ड इट। सो लेट्स सी, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, देन विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। सो कल का क्वेश्चन था दैट a stationery shop has a total of 187 items consisting of pen, pencils and erasers. Okay, so basically stationery shop में हमारे पास टोटल 187 आइटम्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ पेन्स. सो वी हैव पेन, वी हैव पेंसिल्स एंड वी हैव सम इरेजर्स. ठीक है, मैंने पेंसिल्स को पी डैश लिख लिया ताकि इजी हो जाए. द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स आर इन द रेशियो 5:2. सो नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स आर इन द रेशियो 5:2. फेयर इनफ. ओके, आफ्टर द शॉपकीपर सेल 75 पेन्स, मतलब सेल करने की बात कर रहा है, तो उन्होंने 75 पेन्स यहाँ पर सेल कर दिए एंड 26 पेंसिल्स. फेयर इनफ. एंड हाफ द इरेजर्स. अब इरेजर्स का नंबर तो पता नहीं है बेटा, बट हमको पता है कि सर उसको हाफ करना है, तो एक काम करते हैं, हम इरेजर्स का नंबर 2y अज्यूम कर लेते हैं. मैंने ऐसे भी x और y में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो y तो हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर सकते हैं. तो अगर उसने हाफ इरेजर सेल कर दिए मतलब y सेल कर दिए, तो बचे कितने? तो यहाँ बचे 5x माइनस 75, यहाँ पर बचे 2x माइनस 26 और यहाँ पर बचे y. चलिए, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड पेन दैट इज 5x माइनस 75 अपॉन टू अनसोल्ड इरेजर्स दैट इज y, and that ratio is given as 3:2. सॉल्व कर लेते हैं. So this is 10x minus 150 is equivalent to 3 of y. So 10x minus 150 upon 3 is going to be y. Fair enough. This is good to go. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम्स. सो y का वैल्यू पता है, हम y का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. इन तीनों का सम हमको पता है, दैट इज 187, तो सॉल्व हो जाएगा. सो लेट्स स्ट्रेट अवे सी कि क्या कर सकते हैं. सो अब अगर ये चीज़ नोटिस करें बेटा, तो आप देखो कि सर 5x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 7 ऑफ x. ठीक है, अब 2y था तो 2y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट, मैं वाइट कलर यूज कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा. दिस इज 10 ऑफ x माइनस 150 होल अपॉन 3. so this is the value of y and this need to be equal to 187. so अगर अपन इसको देखें, मैं इसको वापस लिख देता हूँ जस्ट कि थोड़ा सही से वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो. दैट इज 7 ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ दिस. तो इसको सॉल्व करें बेटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 7 ऑफ x प्लस 20x माइनस 300 होल अपॉन 3 इज 187. So this goes 21x plus 20x minus 300 is equal to 18 3s are 54, 540 plus 28, 568. Oh sorry, 7 3s are 21 है, very sorry, I thought of 28, 21 होगा, तो 540 plus 21 is 560. So that goes 41 of x is equal to 861. x का वैल्यू आ जाएगा 861 by 41. सो 41 2s are 84, बचेगा 41 दैट इज 21. तो x का वैल्यू 21 आ गया. अब उसने अनसोल्ड आइटम्स पूछा है, तो यहाँ पे अगर 21 लगाएंगे तो 5 इंटू 21 दैट इज 105 माइनस 75 दैट गोज 30. 2 इंटू 41 इज 82. 82 माइनस 26, तो 82 माइनस 26, सॉरी 41 तो था नहीं 21 था, वेरी सॉरी फॉर द सेम, क्योंकि अभी हमारा x का वैल्यू तो बेटा 21 आया था, आई जस्ट मिस्टेकनली टेकन एज 41. आज बच गए, गलत होता. तो 21 का डबल 42, 42 में से 26 गया, सो दैट इज 6 and 16, सो दिस गोज 16. एंड द लास्ट इज y, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, दैट इज 10 इंटू 21 माइनस 150 होल अपॉन 3.
This is 210 minus 150, 60. 60 by 3 is 20. 20. So this is 30, 20, 50. 50, 16 is 66. So the correct answer for this question is going to be 66. Theta question है, हम plug in करेंगे 66 and we are going to get 4 marks out of this. So very specifically, the student that had answered in the comment box in that question, उन्होंने भी 66 ही आंसर किया था. So brilliantly well, that's good. बिल्कुल 66 ही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. बढ़ते हैं आगे बेटा. चलो. So let's move on to the theory part now of proportion and variation. So proportion में टोटल मिला के 3 चीजें हैं, मेजर 3 चीजें हैं जिनको पढ़कर हम शायद बोल सकते हैं क्लोज 90% ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिवली. अगेन बहुत सारे टाइप्स और भी हो सकते हैं. हम इफेक्टिव वो 3 टॉपिक देख रहे हैं जिसपे शायद मैं पूरा का पूरा प्रोपोर्शन सॉल्व कर सकता हूँ. सो प्रोपोर्शन में बेटा पहला प्रॉपर्टी कि प्रोपोर्शन होता क्या है. पहले प्रोपोर्शन फिर उसके बाद वेरिएशन देखेंगे. सो प्रोपोर्शन क्या है बेटा. जैसे रेशियो में हमने बात की थी कि रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज एंड वी गेट रिलेटिव वैल्यूज आउट ऑफ इट. प्रोपोर्शन इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज. जैसे एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ बेटा a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, तो ऑटोमेटिकली सर मैंने 2 रेशियो कंपेयर करे और अब मैं बोल रहा हूँ दैट ए बी सी डी आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन, कि ए बी सी डी जो है वो प्रपोर्शन में है. अब हम ऐसा बोल सकते हैं. दैट सिंपली मीन्स कि हम ए को रीड करेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को रीड करेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, सी को रीड करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, डी को रीड करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थिंग्स आर वर्किंग. क्या सर 4 वैल्यू का ही होगा? नहीं, बहुत सारे का भी हो सकता है. अगर मैं इसको इक्वल करके लिखूं E बाय एफ, इसको इक्वल करके लिखूं G बाय एच, जो भी, तो प्रोपोर्शन इज वेरी स्पेसिफिकली जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2 रेशियोज को या ज्यादा को, तो ऑटोमेटिकली मुझे जो वैल्यूज मिलेगी वो प्रोपोर्शनेट होगी एंड ऑटोमेटिकली हम वहां से हमारा अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस कर सकते हैं. अब अगर बात करें बेटा इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो पहला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या बेटा. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है कि सर अगर मैं लिख रहा हूँ a बाय बी इज इक्वल टू b बाय सी, तो आप देख पा रहे हैं कि सर जो b है वो रिपीट हो गया. दैट मीन्स b इज बियरिंग अ रेशियो. a के साथ एक वो रेशियो मैनेज कर रहा है, वो b के साथ एक b c के साथ एक रेशियो मैनेज कर रहा है रिवर्स में. सो b जो है वो कॉमन टर्म है, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, दैट इज a इज टू b, b इज टू c, c इज टू d, d इज टू e एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हम देखेंगे कि सर हर सेकेंड टर्म जो है वो हमेशा रिपीट होने वाला है. दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. वैसे ही मैं अगर आगे लिखता तो क्या लिखता, दैट गोज c बाय d. आगे लिखता तो क्या लिखता, दैट इज d बाय e एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना बड़ा लिखना चाहते हैं. बेसिकली मैक्सिमम यूसेज हमारा 2 by 2 पे हो जाता है, दैट इज a बाय b इज इक्वल टू b बाय c एंड द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. अब इस पे क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है. क्वेश्चन हमेशा वो बोलेगा दैट फाइंड द मीन प्रपोर्शन, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन. और बिटवीन क्यों बोला, क्योंकि सर a और c के बीच में ही तो b है एंड दैट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड c. तो इसलिए बिटवीन 16 एंड लेट्स से 81. तो हमको बहुत क्लियरली समझना है बेटा कि 16 एंड 81 आर द गिवन वैल्यूज फॉर a एंड c. तो हमको b का वैल्यू दैट इज मीन प्रपोर्शन का वैल्यू रिड्यूस करना है. सो हम बोलेंगे दैट इज 16 बाय b इज इक्वल टू b बाय 81. So that goes 16 into 81 is equal to b square. So that is under the root 16 into 81 is equal to b. So b goes 4 into 9, that is 36. So the correct answer goes 36. Automatically things are done. इसी में एक बहुत दूसरा एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन बनता है एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिकली कि लेट्स से 3, 5, let's say 12 are 3 to 12 and let's say x ले लेते हैं, हमको नहीं पता भी वैल्यू तो x ले लेते हैं. चलो, are in proportion, find the value of x. ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा. ऐसे भी आप देखोगे बहुत इजीली इस क्वेश्चन को क्या बोल सकता था कि पहले 3 प्रोपोर्शन का वैल्यू दे दिया है, आप बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा होगा. तो घबराने का नहीं, क्या करना, दैट इज 3 बाय 5 इज इक्वल टू 12 बाय x. क्यों सर, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, x निकालना है. तो अगर सॉल्व करेंगे तो दैट गोज 3x इज इक्वल टू 12 5 60, x बिकम्स 20.
सो द करेक्ट आंसर गोज 20। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल है, देखो सीधा सा कॉल, आपको खुद को फील हो रहा होगा सर दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरली इजी, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान दिख रहा है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट ये चीज आसान है बट लेयरिंग में बहुत डिफिकल्टी के साथ पूछी जा सकती है। कहने का मतलब कि अगर लेट से मैंने दो या दो से ज्यादा टॉपिक को क्लब कर दिया, उसमें एक ऑपरेशन ये वाला ऑपरेट कर लिया, और लेट से मैं कोई दूसरा ऑपरेशन भी उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो फिर वो दो तीन ऑपरेशन यूज करने के बाद तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको ये आना तो चाहिए, अगर ये आएगा नहीं तो फिर हम वहां पे तो कर ही नहीं पाएंगे। सो इसीलिए बेटा इसका लर्निंग पता होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ गया तो दैट्स विन विन, अगर नहीं भी आया तो भी एटलीस्ट वी नो व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूड प्रपोर्शन एंड नॉर्मल प्रपोर्शन। नॉर्मल प्रपोर्शन जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रपोर्शन है, हमको कोई भी एक वैल्यू पूछेगा बाकी तीन वैल्यू देके, दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। तो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लर्निंग देन। सो द क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट जो हमने पढ़ा अभी, उस पे तीन क्वेश्चन है। थर्ड वाला बढ़िया क्वेश्चन है, दैट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आईपी मैट इंदौर में रिफ्लेक्ट हो सकता है। बाकी तो फर्स्ट दो थोड़ा सिंपल सिंपल से बेटा, वो तो हम वर्बल देख के भी मैनेज कर सकते हैं, हमारे लर्निंग के लिए है। सो आई रिकमेंड कि बेटा यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, खुद से तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन सीधा सॉल्यूशन वेरी स्पेसिफिक। सो बढ़ते हैं फर्स्ट पे। सो 16 और 64 के बीच का मीन प्रपोर्शन पूछा है। दैट मीन्स 16 अपॉन x इज इक्वल टू x बाय 64, दैट इज 16 इंटू 64 इज x स्क्वायर। सो अंडर द रूट 16 इंटू 64 गोज x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 8, x का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 32। द करेक्ट आंसर फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 32। चलिए बढ़ते हैं आगे। The fourth proportion sir first second third and fourth। तो सर फोर्थ क्या आएगा, दिस इज फोर्थ की वैल्यू आ जाएगी 8। और मैंने जल्दी क्यों किया, बिकॉज इतनी इससे ज्यादा जल्दी आप लोगों ने शायद ऑप्ट किया होगा, बिकॉज जो अभी पढ़ा उसको सिर्फ ऑपरेट करना था, हमारा काम हो गया। सो बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ब्रिलियंटली गुड क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट नीड टू बी डन इन दिस क्वेश्चन है। The mean proportional proportion between two numbers is 15. The third proportion of the same numbers is 120. The greater of the two numbers. Okay. So थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। Mean proportion between two numbers. Let's say the two numbers are A and B. अब इनका mean proportion कितना दिया है 15. That simply means that A by 15 should be equal to 15 by B. क्योंकि स्वाभाविक बात है सर, मीन प्रोपोर्शन मिडिल वैल्यू होता है। अब मैंने नंबर बी माना है इसलिए यहाँ पर बी नहीं लिखा, बी यहाँ पर लिख दिया, बात तो बराबर है। अब अगर सॉल्व कर लें इसको तो हमारे पास a इंटू बी का वैल्यू आ जाएगा 15 का स्क्वायर, दैट इज 225। तो दिस इज समथिंग वी बेटर नो। चलिए द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द सेम नंबर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे पास नंबर्स क्या थे, a था b था, थर्ड प्रोपोर्शन 120 दे दिया। अब इनमें अगर मुझे प्रपोर्शन लगाना है तो एक ही कंडीशन हो सकती है सर, कि तीन नंबर्स में प्रपोर्शन ही तब लगेगा जब बीच वाला मैंडेटरी क्या हो, मीन प्रपोर्शन। बस यही कैच है जो समझना है बेटा, कि अगर उसने यहाँ पर नहीं बोला मीन प्रपोर्शन तो भी वो बहुत नेचुरल है कि अगर तीन नंबर्स को मुझे प्रपोर्शन में करना है तो वो मीन प्रपोर्शन ही होना पड़ेगा। दैट सिंपली मीन्स दैट a बाय b नीड टू बी इक्वल टू b बाय 120। सॉल्व करें, सो दिस गोज 120a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया बेटा, मैं लिख देता हूं दैट 120a इज इक्वल टू b स्क्वायर। द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग इज a इंटू बी इज इक्वल टू 225। अब पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ b का मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मिलेगा बेटा, दैट इज 120ab इज इक्वल टू b का क्यूब। ab का वैल्यू डाल सकते हैं, सो दैट इज 120 इंटू 225 इज इक्वल टू b का क्यूब। So under the root, that is cube root of 120 into 225 is equal to b। अब अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देखें, सो देखो 120 को हम लिख सकते हैं दैट इज 8 इंटू 15, और ये ऑलरेडी 15 का स्क्वायर है। चलिए एंड दैट इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 15 टू ज़ा 30। सर b 30 आ गया, a भी पता था, तो अगर 30 इंटू
ए करूंगा सो दैट नीड टू बी 225, सो ए का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 7.5। अब उसने हमसे पूछा क्या है, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, 30 और 7.5 में से बड़ा कौन है, 30। सो हम प्लग इन करेंगे 30 एंड वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दैट। सो वेरी स्पेसिफिकली दिस इज अ क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ सर दिस इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी लेयरिंग, वेरी स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस थियरी और कंसेप्ट। सो विद दिस हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे, चलिए। सो नेक्स्ट आ गया थियरी पार्ट सेकेंड। सो प्रपोर्शन का सेकेंड थियरी पार्ट क्या है, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, प्रपोर्शन का सेकेंड थियरी पार्ट है क्या, दैट इज एक प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी, कि आपने लिखा सर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, एंड द गिवन कंडीशन इज दैट a b c d e एंड f बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर ये कंडीशन गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन ध्यान रखें, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इन दैट कंडीशन हम a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ को लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ये कंडीशन मैनेज हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमको ए बी सी डी ई एफ अगर रियल नंबर्स दिए हैं, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, इन दैट कंडीशन हम इनके रेशियो को इक्वल कर सकते हैं कि न्यूमरेटर्स को अलग से प्लस कर दो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को अलग से प्लस कर दो डिनोमिनेटर में, आंसर सेम आएगा। सो ये प्रॉपर्टी बहुत हैंडी है, बहुत अच्छे से आपको यूज करना आना चाहिए बेटा। दिस इज गोइंग टू सेव मच टाइम ऑफ योर्स अगर ये पैटर्न दिखने लग जाता है तो। इस पे क्वेश्चन करते हैं बिकॉज इसकी थियोरी थोड़ी सी बाकी है, तो मैं भी वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पे लेट से क्वेश्चन करते हैं, ये होता अगर x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई ले लेते हैं बिकॉज ये y है ना, ठीक है, माइनस वाई, एंड दैट इज z अपॉन x प्लस वाई माइनस जेड, फेयर एनफ, एंड दैट इज इक्वल टू k, and they are asking the value of k given condition is that x y z are positive real numbers। ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे कि आप हमको वैल्यू ऑफ k बता। तो बेटा आप बहुत स्टैंडर्डाइज आप देखो कि अगर मैं सर इनको ऊपर प्लस करूँ तो न्यूमरेटर में प्लस करूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, डिनोमिनेटर में प्लस करूंगा तो सर y प्लस वाई इज 2y, 2y minus y becomes y, same goes for x, same goes for z, and that is equal to k। ये कैंसिल हो गया तो k का वैल्यू कितना आ गया 1, एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड जितने भी उसके नंबर्स मिलते हैं हमको मिल जाते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में 4 नंबर्स मिलते हैं तो विल गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपर्टी पता रहेगा तो हो जाएगा, बट प्रॉपर्टी का एक डिस्क्लेमर, एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, दैट दे नीड टू बी मैंडेटरी पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब नेचुरली दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर नेगेटिव रियल नंबर्स होते या पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं होते तो फिर क्या करते, तो समझ लेते हैं। इन दैट कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेटा ये हटा देता हूं मैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट अगर ये कंडीशन हमको दिया है, लेट्स से जो अभी बात की हमने, x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू z अपॉन x प्लस वाई माइनस जेड, एंड दैट इज गिवन इज k। तो अगर मान लो अब कंडीशन नहीं दी है तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल होते हैं। पहला आंसर तो कि सर जब x y z पॉजिटिव रियल नंबर होंगे तो आप जिसे अभी हमने सॉल्व करा वैसे सॉल्व करेंगे तो उससे आंसर कितना निकाला था, k इक्वल टू 1। दूसरा कि सर अगर पॉजिटिव रियल नंबर के अलावा कुछ होता, मतलब वो अगर रियल नंबर्स होते वो पॉजिटिव मैंडेटरी नहीं होता, वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, हमको पता नहीं है कि सर वो रियल नंबर में पॉजिटिव होते कि नेगेटिव होते हैं। इन दैट कंडीशन हम बोलते हैं कि सर आप एक काम करिए, x प्लस वाई प्लस जेड को कर दीजिए 0। अगर ये 0 करेंगे तो इसका केस देख लीजिए, इसका ही केस क्यों देखते हैं कि जब सर x प्लस वाई प्लस जेड 0 कर रहे हैं तो अब 0 करने के लिए मुझे मैंडेटरी कंडीशन क्या चाहिए कि सर डिनोमिनेटर में x y z है, तो मैं तीनों को तो 0 ले नहीं पाऊंगा, कि अगर तीनों को 0 ले लूंगा तो ये रेशो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सर इनमें से मैंडेटरी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा जस्ट टू मैनेज दैट वैल्यू एज 0। सो हमारे यहाँ पर सारे केस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में
जब इसको जीरो करा तो आप यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, कितना मिला, x अपॉन y प्लस जेड की जगह माइनस एक्स एंड दैट इज गिवन एज k, बिकॉज इसका वैल्यू k के बराबर तो है ही बेटा। तो अगर सॉल्व करें सो दिस इज x अपॉन माइनस टू एक्स एंड दैट इज गिवन एज k। सो k का वैल्यू आ गया माइनस वन बाय टू। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर कंडीशन गिवन नहीं होगी तो दो आंसर्स आएंगे। एक आंसर आएगा जो जनरल प्रॉपर्टी यूज करके निकाला, दूसरा आंसर आएगा जब जितने भी वेरिएबल्स उनका सम कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो और फिर आंसर निकाल के देखो। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो बताइए कितना आएगा। अगेन आई सजेस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु इज वाचिंग, प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योर ओन एंड देन सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करे बेटा तो सर अभी तो उसने कंडीशन नहीं दी है, तो देयर माइट बी टू पॉसिबल वैल्यूज, है ना। तो पहले क्या करेंगे कि सर अगर पॉजिटिव होता तो हम बोलते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स होल अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दैट शुड बी के। तो अगर सॉल्व करते तो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाता एंड दैट इज के। ये कैंसिल हो जाता तो k का वैल्यू आ जाता 2। तो सर k की वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब सर सी ऑप्शन हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर डी में b और c दिया है तो b भी चेक करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव वाला भी हो सकता है सर। तो केस देख लेते हैं। सो नेगेटिव वाला केस क्या होता है बेटा कि हम बोलते हैं कि सर सम ऑफ ऑल द थ्री वेरिएबल्स को आप जीरो कर दो। उस कंडीशन में आप x प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं माइनस का z, ये पुट कर देते हैं तो हमको मिलता माइनस का z अपॉन z इज इक्वल टू के। तो k का वैल्यू क्या आ सकता था, माइनस का 1। तो वो माइनस 1 भी हो सकता है, c भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन आएगा दैट इज डी ऑप्शन। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंसी पे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जहां पर सिर्फ एक बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है, आपका काम हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रपोर्शन का थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बहुत मतलब ये वाली प्रॉपर्टी पे यूजुअली मुझे स्टूडेंट से रिएक्शन मिलता है, अरे सर पढ़ा है हमने पर हमको आता नहीं है या हम भूल गए। सो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ बैक ऑफ मेमोरी में तो ये थियोरी है हमारे पास, एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिकली कि सर अगर प्रपोर्शन दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम बेसिक जो चार फंडामेंटल्स अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑपरेशन होते हैं, वो कर सकते हैं। कौन से पहला है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है कि सर अल्टरनेट टर्म्स को आप स्विच कर दो, दैट इज अगर ये लिखा है तो आप लिख सकते हो a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। चलो सेकेंड दैट इज इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो मतलब कि सर अगर ये चीज पॉसिबल है तो उसका रिवर्स इन्वर्ट कर देंगे तो भी पॉसिबल होगा, दैट इज a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो यू कैन डायरेक्टली से b बाय a इज इक्वल टू d बाय c। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज डिविडेंडो। और ध्यान रखना बेटा कि आपकी जो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा इजी है, मतलब आपको ऐसा लगेगा सर ये नहीं बताते तो भी चलता, बट वो अगेन प्रोसेस का पार्ट है, तो वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप अलोंग। डिविडेंडो मतलब कि सर अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी दिया है, आप दोनों तरफ -1 करेंगे तो you'll get a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो दिस इज डिविडेंडो। फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज कंपोनेंडो। सो कंपोनेंडो क्या बोलता है बेटा, कंपोनेंडो बोलता है दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। This is componendo. And the last but not the least and the most important one, that is componendo and dividendo. So इसका क्या मीनिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है बेटा, वो समझ लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। दैट सिंपली मीन्स कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया है तो हम a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी लिख सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिख सकते हैं। सो हम ध्यान रखेंगे दैट इन केस ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो
हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। चल, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू the third learning very specifically for from proportion. So इस पे एक क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पिक किया मैंने, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि कितना रिलेवेंस उस प्रॉपर्टी का एंड हाउ इजीली वी कैन सॉल्व विद दैट प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन दिया है एंड हमसे वो पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो एक काम करते हैं कि सर ऑप्शन में सारे के सारे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, मतलब सर कंपोनेंडो करेंगे a प्लस ए करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो डिविडेंडो लगाते हैं। तो लेट्स डिविडेंडो दोनों तरफ लगाते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा a प्लस बी है, नीचे b प्लस सी है, दैट इज इक्वल टू c प्लस डी है और नीचे a प्लस डी है। हाँ d प्लस है, ठीक है, एक ही बात है, नीचे d प्लस है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ डिविडेंडो लगाता हूँ। डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या बेटा कि a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए माइनस 1। चल, तो अगर सॉल्व करें एक स्टेप पे तो ये हो जाएगा सर a प्लस बी माइनस ऑफ, उधर जाएगा तो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c होल अपॉन b प्लस सी। चलिए बढ़िया, इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं, सो दैट इज c प्लस डी माइनस डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए। चलिए दिस गुड टू गो। सो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है बेटा, ये दिख रहा है b से b कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे बचा a माइनस सी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन d प्लस ए। चलिए क्रॉस कर लेते हैं। तो a माइनस सी ब्रैकेट ब्रैकेट d प्लस ए इज इक्वल टू c माइनस ए ब्रैकेट ब्रैकेट b प्लस सी। इसको इधर ले आते हैं। सो a माइनस सी d प्लस ए माइनस ऑफ c माइनस ए b प्लस सी इक्वल टू 0। सो इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बिकॉज ये a माइनस सी है, c माइनस है, तो इक्वल हो जाएगा। सो अगर मैं a माइनस सी कॉमन निकालता तो यहाँ बचता d प्लस है। अब इसको a माइनस सी बनाता तो बेटा एक स्टेप में क्या होता कि सर अगर इसको a माइनस सी बनाने जाते आप तो आप इसको लिखते a माइनस सी और ये हो जाता प्लस, बिकॉज इसका माइनस इससे प्लस हो जाता। सो ये बचता आपके पास b प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 करने का मतलब क्या कि सर आइदर a माइनस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। और आप देख पाएंगे कि सर दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट आंसर गोज बी ऑप्शन। हमको स्टैंडर्डाइज बस एक डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यूज करनी थी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जैसे मैंने बोला था कि मैं आखिरी में बताऊंगा कि बेटा कहाँ से ये क्वेश्चन लिया, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईपी मैट इंदौर 2023। सो आईपी मैट इंदौर 2023 का ये क्वेश्चन है एंड हम समझ पा रहे हैं कि अगर एक बेसिक डिविडेंडो की प्रॉपर्टी पता होती तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केक वॉक है, तो दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलिए, सो द लास्ट थियोरी पार्ट एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। बेटा वेरिएशन में क्या ध्यान रखना है, वेरिएशन में हमारे पास एक है डायरेक्ट और एक है इनवर्स, और एक बहुत फ्रीक्वेंटली अभी चालू किया है पूछना, दैट मतलब कि दिखना चालू हुआ है, वैसे था तो बहुत पहले से ही। वैसे मिक्स्ड को जॉइंट या जॉइंटली वेरिएशन भी बोलते हैं, अभी बात करेंगे उस पर भी। डायरेक्ट का मतलब क्या कि सर अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट सिंपली मीन्स कि सर अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, आपके मार्क्स और आपकी मेहनत, जितनी ज़्यादा मेहनत उतने ज़्यादा मार्क्स, जितनी कम मेहनत उतने कम मार्क्स, सीधी सी बात। सो हम प्रपोर्शन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, सो वहाँ से मिलेगा a बाय बी इज इक्वल टू के। दैट इज कि सर जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। वैसे ही इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में इफ टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट सिंपली मीन्स
दैट ए इज के अपॉन बी, दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू के, दैट इज सर जब दो क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन पे होती है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मिक्स्ड में क्या कि सर अगर क्वेश्चन में बोलता कि सर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, है ना, सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन डिड्यूस कि सर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन सी। अब ये मिक्स्ड हो गया, जहां पर मैंने इन दोनों के दोनों रेशियो बोल रहा हूँ, दोनों के दोनों वेरिएशंस को फ्यूज कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक वेरिएशन बना दिया कि ए अब जो है वेरी करेगा डायरेक्टली एज द रेशियो ऑफ बी एंड सी, कि अगर मैं बोलूंगा तो सर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन सी, तो ये हो गया मिक्स्ड वेरिएशन, जिसको जॉइंटली वेरी भी बोलते हैं। सो ये अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन समझने के लिए है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो पहला है क्वांटिटी x वेरीज डायरेक्टली एज द सम ऑफ y एंड z, मतलब सर x जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज द सम ऑफ y प्लस z, तो हम बोलेंगे सर x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y प्लस z। चलिए ठीक है, अब उसने क्या बोला, y इंक्रीजेस बाय 3, ओके, सो y इंक्रीजेस बाय 3, ओके, y को आपने 3 से बढ़ा दिया, z इंक्रीजेस बाय 5, तो z को आपने 5 से बढ़ा दिया। चलिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा k, दिस इसको लिख सकते हैं अपन y प्लस जेड प्लस 8, सर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ y प्लस जेड प्लस k इंटू 8। सर इसको मैं इनिशियल वैल्यू दैट इज x 0 लिख सकता हूँ, इनिशियल जो भी वैल्यू थी सर, तो इनिशियल वैल्यू प्लस 8k। अब प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि सर k का वैल्यू तो पता ही नहीं है हमको, तो ये पता ही नहीं है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है, और क्वेश्चन और डेटा तो दिया नहीं है, तो जब तक k नहीं निकाल सकते हम ये बोल ही नहीं सकते कि सर हमारा x का वैल्यू कितने क्वांटिटी से बढ़ा, एंड दैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर डी गोज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके आईपी मैट 2000 शायद 20 या 21 में आया है, जहां पे डायमंड या कोई ऐसे प्रीशियस मेटल की ही बात की थी। सो यू कैन डेफिनेटली सी अ पीवाईक्यू ऑफ द सेम, इसको करने के बाद वो मैंडेटरी बनी जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बेटा, दैट द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, the cost of a diamond varies as the cube of its weight, क्यूब, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, अगर बेटा डायरेक्ट और इनवर्स ना लिखा हो दैट सिंपली मींस कि डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इनवर्स रहेगा तो बोलेगा। अ पर्टिकुलर डायमंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस whose weight are in the ratio 1:2:3, तो सर वेट 1 is to weight 2 is to weight 3 का रेशियो कितना है, 1:2:3। अब रेशियो है बेटा, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा 1:3 मान लो, बट बिकॉज वो लीनियर अंडरस्टैंडिंग पे आएगा, मतलब जो इसका पावर होगा, मतलब अगर यहाँ डब्ल्यू क्यूब चलेगा तो पूरी सारी की सारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में वेट क्यूब पे ही चलेगा, तो हम उसको डायरेक्टली ले सकते हैं वैल्यूज को। रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय 1080, बढ़िया, मतलब सर अगर इनका कॉस्ट 123 था तो इनिशियल का कॉस्ट अगर रेशो में देखूं तो 3 + 2 5 और एक 6, रेशो में 6 रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बोलूंगा सर कॉस्ट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डब्ल्यू क्यूब। तो सर इनिशियल कॉस्ट दिया है क्या, उसने नहीं दिया है, इनिशियल कॉस्ट वुड बी k टाइम्स ऑफ 6 का क्यूब, बिकॉज मैं 6 को डायरेक्टली ले रहा हूँ, आप चाहें तो 6x ले सकते, कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारा इनिशियल कॉस्ट आ गया 216k। चलिए, अब अगर मैं इसका कॉस्ट निकालता, W1 का कॉस्ट निकालता, तो इसका कॉस्ट क्या आता, C इज इक्वल टू C1 लिख लेते हैं, K तो वही सेम होता, वेट क्या है 1, तो 1 का क्यूब, कॉस्ट 2 निकालता तो क्या आता, K तो सेम रहता सर 2 का क्यूब, कॉस्ट 3 निकालता तो क्या आता, K 3 का क्यूब। सो दैट गोज कि सर कॉस्ट 1 का वैल्यू आ गया K, कॉस्ट 2 का वैल्यू आ गया 8K, और कॉस्ट 3 का वैल्यू आ गया 27K। सो जो नया टोटल कॉस्ट है वो कितना आ गया 8, 27 एंड 8 35, 35 एंड 1 36K, ठीक है। और आपका ये कितना था 216K। अब उसने क्या बताया, रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट बाय,
मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अब अगर मैं देखूँ डेल्टा, सो दैट इज 216K माइनस 36K, कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 180K। तो 180K एंड दैट इज गिवन एज 1080। सो K का वैल्यू आ जाएगा 1080 बाय 180, कट 18 सिक्सा इज 108। तो K का वैल्यू आ गया 6। पूछा क्या है? What was the cost of the diamond before breaking? तो that is 216K। अब 216K है तो अपना क्या कॉस्ट आ जाएगा? That is 216 into 6, that is 1296। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द डायमंड वॉज 1296, जो भी यूनिट दिया है, जैसे उन्होंने रुपीज दिया है, तो दैट इज 1296 रुपीज। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ध्यान रखेंगे बेटा कि डायमंड वाला, प्रीशियस स्टोन, यूरेनियम, ये वाले क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बात बन जाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इट एंड एक दो क्वेश्चन जैसे लास्ट क्लास में दिया था, आज भी होमवर्क लेंगे, देन सी कि क्या करना है, कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, so again I'll suggest कि pause the video, solve on your own and then we'll solve. So the question goes कि salary of Neha in a month varies directly with the number of working days. Okay, so salary of Neha varies directly with number of days working, that is salary of Neha is K times of D. आगे क्या बोला है? She earned 12,000 rupees, so she is earning 12,000 rupees and that is K, and when she was working for 24 days. बढ़िया। So K का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 500, 120 बाय 24 5 होता है, 500 500। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गया? दैट सैलरी इज इक्वल टू 500 इंटू नंबर ऑफ डेज। अब उन्होंने कितने दिन काम करना है? 30 दिन। सो सैलरी क्या बनेगा सर? 500 इंटू 30, दैट गोज 15,000। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी LOD 1 क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले भी बोला, थियोरी सॉल्व करेंगे बेटा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थियोरी पढ़ने का मतलब ही ये है कि वी नीड टू मूव स्टेप बाय स्टेप। मैं सीधे 5वें स्टेप पे कूद के बोलूंगा कि अरे वाह मैंने डिफिकल्ट करा, आज कुछ मजा आ गया, सो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद मुझे बेसिक, शायद जिपमैट एनपैट SET वाले क्वेश्चन या रोहतक वाले क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं, मेरा बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। सो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही होगा बेटा, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। हाँ, चल सेकेंड, a gold bar accidentally broke into two pieces whose weights are in the ratio 3:5। अभी जैसे किया था डायमंड वाला वैसे ही करना है। सो भाई उनका जो वेट का रेशो है वो कितना दे दिया? 3:5। तो यानी सर ओरिजिनल जो वेट रहा होगा वो 8 के रेशो पे रहा होगा। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। वैल्यू ऑफ गोल्ड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट, that is value is equal to K times of W square। बढ़िया। If the original value of the bar before breaking was 40,000, तो original value was 40,000, this is K times of weight original was 8। again unit W की square पे रहने वाली है तो मैं direct value use कर रहा हूँ। so ये हो जाएगा 40,000 upon 64 and that is K। चलिए डिवाइड वगैरह नहीं करने की नीड है, बाद में कर लेंगे। लॉस पूछ रहा है तो पहले हमको अब बाद की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो सर अगर मैं वैल्यू 1 निकालूं यहाँ से तो वैल्यू 1 क्या आती? K टाइम्स ऑफ W1 का स्क्वायर, दैट इज K में लिख लेते हैं, आखिरी में कर लेंगे। W1 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, तो दिस इज 9K। सर वैल्यू 2 निकाले तो कितना आती? K टाइम्स ऑफ W2 का स्क्वायर, सो दैट इज K टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, दैट इज 25K। तो अब जो टोटल वैल्यू, नया वैल्यू आता वो आता है V1 प्लस V2, दैट इज 9K प्लस 25K एंड दैट इज 34K। सर K का वैल्यू है दैट इज 40,000 अपॉन 64। बट एक काम करते हैं यार, थोड़ा बचते हैं इससे, फालतू इतना क्यों सॉल्व करें, तो इसको हटाओ, क्योंकि अब मुझे एक अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी बहुत नेचुरली है, वही सॉल्व करें तो बेटर है। ठीक है, ये भी बाद में लिखेंगे। पहले का वैल्यू कितना था? तो पहले का वैल्यू था सर 64K, तो डायरेक्ट हो जाएगा ना अपना काम। अभी का वैल्यू कितना है? 34K, तो सर डेल्टा कितने का आ गया? 30K का। तो अब थोड़ा इजी हो गया,
अब के निकालें तो के होगा क्या सर, के होगा ये वैल्यू दैट इज 40,000 अपॉन 64। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो सर 4 से डिवाइड किया तो 10000, 4 से किया तो 16, इसमें दो 4 है, एक 4 से ये 25, एक दूसरे 4 से ये 25, 25 25 625, सो दिस इज 625 इंटू 30, 25 इंटू 30 750, 6 मतलब 18, मतलब उनको टोटल 18,750 रुपए का नुकसान होगा। सो उन्होंने मुझसे पूछा है व्हाट इज द लॉस। So the loss is basically 18,750 rupees. So that goes the correct answer. बढ़ते next पे। Third one, total expense of a boarding house are partly fixed and partly varying linearly with the number of people. Fair enough. Okay, the average expense per okay, एवरेज एक्सपेंस दिया है, अच्छा समझ गया। उन्होंने बेसिकली हमको इंडिविजुअल का नंबर दिया है, मतलब दे आर नॉट गिविंग अस टोटल कॉस्ट, दे आर गिविंग अस कॉस्ट ऑफ वन पर्सन, उससे निकाल सकते हैं हम। मतलब देखो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सर जो टोटल कॉस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी आइदर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बिकॉज खुद से वो बोल रहा है टोटल एक्सपेंस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिंग विद द नंबर ऑफ पीपल। तो सर जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पीपल। तो सर वेरिएबल कॉस्ट हो गया k टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, इसको यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ गया दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल n टाइम्स ऑफ k। ये भी यहाँ से सॉल्व किया, kn लिख लो nk लिख लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एसोसिएटिव है। चलिए उन्होंने बोला कि जब पर पर्सन का कॉस्ट कितना आ रहा था 700 रुपए जब 25 लोग थे। तो सर 700 रुपए जब 25 पीपल थे उनका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगा, नंबर ऑफ पीपल आर 25 टाइम्स ऑफ के। कॉस्ट आपका 600 रुपीज पर पर्सन आ गया जब 50 लोग थे, तो 600 रुपीज पर्सन आ गया जब 50 लोग थे एंड दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 50 के। बढ़िया, दो वेरिएबल दो इक्वेशन का एक बढ़िया स्टैंडर्ड सिस्टम दिख रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो दिस इज 25k एंड दैट इज 6 5 30, 30,000, 30,000, 725 17 5 175, 17,500, सो दिस गोज 12,500। 30,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा कितना, 30,000 माइनस 17,000 इज 13,000, 13,000 माइनस 500 12,500। तो k का वैल्यू आ जाएगा 25 से 500। चलिए इक्वेशन आ जाएगा हमारा दैट इज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस n इंटू 500। अब एक इक्वेशन में डाल के f का वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं, क्यों ही रुके। तो f का वैल्यू निकालने जाए तो ये 30,000 है, ये 50 इंटू 500 दैट इज 25,000, सो 30,000 माइनस 25,000 इज 5,000। चलिए अब उसने पूछा है हमसे कि एवरेज प्राइस बताइए जब 100 लोग हैं, तो पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल क्या आता सर, 5,000 प्लस 100 पीपल इंटू 500, सो दिस इज गोइंग टू बी 55,000 और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 100, तो हर बच्चे का पर्टिकुलर कॉस्ट कितना आ जाएगा 550 रुपीज। सो टीटा क्वेश्चन है, हम प्लग इन करेंगे 550 एंड वी आर गोइंग टू गेट मार्क्स आउट ऑफ दैट। इसका एक करने का और अच्छा तरीका भी था, जैसे ये सब है ना, ये वाला स्टेप काट देता हूँ, इसको करने का एक तरीका और बताता हूँ। के का वैल्यू 500 आ गया, मतलब सर हर बच्चे का जो एवरेज कॉस्ट है वो 500 तो दिख ही रहा है हमको, है ना। अब आप देखो कि सर आपने अभी बात किया 500 पे, ठीक है, आगे बढ़े इधर तो यहाँ पे देखे तो सर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 5,000। अगर 5,000 का फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं 100 बच्चों में बांटूंगा तो हर बच्चे पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा 50 रुपए। ऑलरेडी कितना आ रहा है 500, तो 500 प्लस 50 बिकम्स 550। तो दिस गोज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते थे कि आप देखो सर ये तो जो नंबर आ रहा है ये नंबर तो इंडिविजुअल का कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब इंडिविजुअल अगर कोई भी एक बच्चा आएगा तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही बता रहा है हमको 500 रुपए। अब मेरे को देखना है कि सर इस 5,000 को अगर मैं 100 बच्चों में बांटूंगा
तो हर बच्चा 50 रुपए मैनेज करना पड़ेगा। तो 500 और ये 50, दैट इज 550, 550 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, बाकी मेथड तो है ही बेटा, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो फोर्थ एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद, करेक्ट। तो इनमें से एक क्वेश्चन आप करना, ये वाला हम कर लेते हैं, फिफ्थ वाला आप करना, और हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन में क्या बोला है फोर्थ में, दैट इन अ मिक्सचर of milk and water. Okay, so this is milk, this is water. नहीं दिया, जैसा रेशियो दिया है 7:3, 7x and this is 3x. Fair enough. How much water must be added to 20 liters of this mixture? मतलब इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना दिया है 20, इसका सम कितना है 10, मतलब सर डबल हो जाएगा। तो सर डबल कर दो, डबल कर दो। दैट सिंपली मीन्स कि सर ये हो गया होगा 7 का डबल और ये हो गया होगा 3 का डबल। डबल क्यों करा, आप ऐसे भी देख सकते हो दैट 7x प्लस 3x इज 10x एंड दैट इज गिवन इज 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 स्टैंडर्ड। तो हमारा मिल्क आ गया बेटा 14 लीटर्स और वाटर आ गया 6 लीटर। अब आप ध्यान से देखो, आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड करना है वाटर। तो क्या सर मैं मिल्क को चेंज कर रहा हूँ, मिल्क का नंबर कुछ भी, क्या मिल्क निकाल रहा हूँ या मिल्क मतलब कुछ भी, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर चेंज कर रहा हूँ, मिल्क को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहा, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। तो मतलब जो मेरा रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का 5:3, उसमें 5 का मतलब कितना होना चाहिए 14। तो 5 का मतलब 14, मतलब सर मल्टीप्लाई कितने का करूँ, 5 2 ज़ा 10, 0.8 ज़ा 14, 2.8 इंटू 5 कितना होता है 14 होता है सर। तो ये नंबर भी सर उतना आना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई 2.8 का कर दूं, सो 2 3 ज़ा 6, 0.83 ज़ा 2.4, 6 प्लस 2.4 दैट इज 8.4। तो सर अगर 6 से मैं 8.4 पे आया तो मैंने 2.4 लीटर पानी मिलाया होगा। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने पूछा है कितना पानी आपने मिलाया, द आंसर गोस 2.4 लीटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, और ऑनेस्टली मैं ये भी चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे रखे हैं जिस पैटर्न पे आपके आईपी मार्ट इंदौर के क्वेश्चंस आए हैं। इफ़ यू वांट, आप जब रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का जो हमने PYQ सीरीज में रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का जो लाइव सेशन लिया था, उसमें आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि सर जितने भी क्वेश्चंस उसमें हैं उस सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इफ़ वी बेसिकली नो दिस ऑल कंसेप्ट पॉसिबल। और मैंने उतनी डिफिकल्टी पे ही ये क्वेश्चन रखे हैं। अब ये आप बोल सकते हो कि सर हमको तो इजी लगे, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ विन विन। अगर आपको लग रहा है कि और डिफिकल्ट कर सकते हैं सर, तो इट्स गुड, मतलब डिफिकल्ट सॉल्व करना इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डिफिकल्टी करने में इतना नहीं चले जाइएगा कि पूरा टाइम उसमें ही निकल जाए, कि मैं एक टॉपिक में मैंने 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लगा लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस टॉपिक में पूरा टाइम निकल गया, तो दैट्स इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड इफेक्टिव कॉल। चलिए तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप करिएगा, सो यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोशिश करिएगा बेटा कि इसका आंसर आप अच्छे से निकाल पाए। ये क्वेश्चन अगर मैं एक अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो आईपी मैट इंदौर के पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाया है, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि नंबर ऑफ एप्पल्स आर अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। 2019 का क्वेश्चन है शायद, या 25 का क्वेश्चन है, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट नंबर, बट एक क्वेश्चन था जहां पर उन्होंने बोला था दैट नंबर ऑफ एप्पल्स आर अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, तो दैट नीड टू बी अ मिनिमम मल्टीपल ऑफ 30। वैसे ही इस क्वेश्चन को फॉर्म किया है, तो एक बार कंपाउंड रेशियो लगा के सॉल्व करेंगे तो विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले, सो हम नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज का थियोरी के पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन विल मूव ऑन टू परसेंटेज। चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद द सेशन। सो वेरी स्पेसिफिकली बेटा, जो मैंने अभी आखिरी में बात भी किया, सेशंस में मैं क्वेश्चंस जानबूझ के उतने डिफिकल्टी लेवल के ही ले रहा हूँ जितने डिफिकल्टी के आपके जिपमैट रोहतक के तो पेपर है नहीं, जो मेमोरी बेस है, जो बच्चों का आउटपुट है, उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। सो जिपमैट और इंदौर के डिफिकल्टी को मैच कर पाए, डिफिकल्टी के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो। अगर वो इजी लग रहे हैं तो इट्स गुड थिंग कि भाई चलो यार, उतना डिफिकल्टी जितना शायद इंदौर के पेपर में आ रहा है, जो कि आउट ऑफ ऑल द पेपर सबसे डिफिकल्ट है, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रही हूँ। सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग फर्स्ट। सेकेंड, अगर और डिफिकल्टी भी सॉल्व करना है तो बेटा कंसेप्ट तो वहीं रहेगा, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो देयर माइट बी अ कॉल कि शायद सर मेरे पहले 2 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन में मुझे 2-2 3-3 मिनट लग रहा है, बट एक बार फ्लो आ गया तो फिर वो आप 1 मिनट
40 सेकेंड 45 सेकेंड 50 सेकेंड में मैनेज कर पाएंगे. सो दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द QR स्कैनर ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम एग्जाम अपडेट्स हो गए, फॉर्मूला शीट्स हो गए, जो भी जैसे अभी वेटेज वाली चीज़ है कि वेटेज ऑफ टॉपिक्स, वेटेज ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक्स की इंदौर में किसका वेटेज ज़्यादा था, किसका वेटेज कम है, इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा है, किस टॉपिक में ज़्यादा, जैसे एग्जाम्पल नंबर्स बहुत बड़ा है, इफेक्टिवनेस इज सुपरली हाई, बिकॉज अगर आपको पता है बेसिक फॉर्मूला तो हर बार ही बन जाएगा, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन वो करेगा भी तो भी बन जाएगा, बिकॉज नंबर्स पढ़ने में डिफिकल्ट है कि मैं पूरा कवर कर लूँ, उसका नाम चैंपियन. जब पूरा कवर नहीं कराया और कुछ ऐसा पूछ लिया उसने जो शायद मुझे पता नहीं, तो दिक्कत आएगी. नहीं तो नंबर है इफेक्टिव टॉपिक वैसे ही. सो विल यूजुअली पोस्ट maximum things around this on the telegram group, so you can definitely join this. This is the QR scanner जो भी बात किया हमने, playlist of PYQs of IPMAT इंदौर. सो यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चंस रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख जाएंगे, बिकॉज अब ऑब्वियसली लाइव सेशन हो चुका है. तो सो यू कैन डेफिनेटली सी ऑल द सेशंस. थियोरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे PYQ सॉल्व करो, एंड जो भी आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल है प्लीज सॉल्व दैट. सो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.